नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर अब्बाजान को लेकर यूपी की सियासत में पारा क्यों चढ़ता जा रहा है। आखिर सीएम योगी अब्बाजान के जरिए अखिलेश यादव पर लगातार हमले क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासी प्लान है? नमस्कार, मैं हूं शफ़ान अंसारी। महासमर के सफर में हम जानेंगे कि आखिर चुनाव आते ही क्यों राजनेताओं को मंदिर जाने की याद आने लगती है। क्या भक्ति की शक्ति से सत्ता हासिल करने की कोशिश हो रही है? सीएम योगी ने आज संत कबीर नगर और कुशीनगर के लोगों को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने बिना अखिलेश का नाम लिए कहा कि पहले की सरकार में राशन भी अब्बाजान खा जाते थे। माना जा रहा है कि सीएम योगी सियासी प्लान के तहत बार बार अखिलेश पर अब्बाजान के जरिए हमला बोल रहे हैं। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। यूपी की सियासत में अब्बाजान को लेकर फिर से सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने कुशीनगर में विकास योजनाओं की सौगात देने के दौरान पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश की सरकार पर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पहले अब्बाजान कहने वाले नौकरी पर डकैती डालते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। सीएम योगी ने जनता को पहले की सरकार में होने वाले दंगों की भी याद दिलाई। सीएम ने कहा कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि दंगा कर सके। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरौना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा है ना? आज दंगा हो रहा है क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद? पूरा घर बार बिक जाएगा। वहीं सीएम योगी के वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता जाने के डर से हताशा में सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। 4.5 साल के कार्यकाल में माननीय योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। करीब हर बटन पर असफल रहे। सत्ता हाथ से जाते हुए देख आज इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं वो स्वाभाविक है। सीएम योगी ने संत कबीर नगर, कुशीनगर में जनता को सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। लेकिन इस दौरान सीएम ने जनता को याद दिलाया कि कैसे पहले की सरकारों में राशन वितरण से लेकर सरकारी नौकरी तक में भ्रष्टाचार होता था। उनकी सरकार ने कैसे इस पर लगाम लगाई है। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भी बीजेपी एक्शन मोड में है। 4 दिनों में 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसमें से एक राजकुमार भी हैं। इसे उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो चुनावी मौसम में विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके जरिए बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अभी पहाड़ में मजबूती से खड़ी है। इसके जरिए बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। पहाड़ पर जैसे जैसे चुनाव की घड़ी पास आ रही है, बीजेपी एक्शन मोड में जा रही है।
उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उत्तरकाशी के पुरोला सीट से विधायक और पहाड़ की सियासत में अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा माना जाने वाले राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूं। दूसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तराखंड में किया है, ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रखती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजकुमार को जन नेता बताया और कहा कि देहरादून से लेकर सुदूर पहाड़ तक उनकी अच्छी पकड़ है। मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष ने भी उनकी तारीफ की। आप पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति में जिस प्रकार से लोकप्रिय है, निश्चित रूप से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजकुमार ने हमेशा शोषित और पिछड़ों के हित में काम किया और इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी। कुछ दिनों पहले ही निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार भी बीजेपी में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस के खेमे में बीजेपी की सेंधमारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल सभी पार्टियां चुनावी तैयारियां और वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ऐसी और भी खबरें आ सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 2022 के लिए उत्तराखंड बीजेपी ये मुहिम चला रही है। 4 दिन में 2 विधायकों को पार्टी से जोड़ा गया है। तो 12 सितंबर को एमएलए राजकुमार ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राजकुमार 8 सितंबर को प्रीतम सिंह पंवार ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। चुनाव से पहले बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक बढ़त के तहत लगातार खुनबा बढ़ाने की कोशिश है। और क्या 2022 के लिए कांग्रेस भक्ति की शक्ति के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। वहीं प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और प्रियंका गांधी हनुमान जी की दर पर पहुंची। प्रियंका गांधी आज रायबरेली दौरे पर हैं और लखनऊ से निकली तो सबसे पहले रायबरेली पहुंच के चिरुआ मंदिर पर पहुंची हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद है। गांधी परिवार आमतौर पर यहाँ जब भी रायबरेली आता है तो यहाँ दर्शन के लिए मंदिर में ज़रूर आता है। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते थे। और जब खास करके चुनावी साल है 2022 का वक्त है तो ऐसे में एक चुनावी मुहिम प्रियंका गांधी शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करना चाहती हैं तो ऐसे में वो भी पहुंची हैं यहाँ दर्शन के लिए। यहाँ से निकलकर प्रियंका गांधी तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगी। रायबरेली भुआ मऊ गेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, एमएलसी दीपक सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। प्रियंका यहाँ से निकलकर सीधे रायबरेली भुआ मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। हालांकि बीच में कई जगह उनका स्वागत भी होना है। स्वागत के बाद प्रियंका सीधे भुआ मऊ गेस्ट हाउस पहुँचेंगी। रायबरेली से वीडियो जर्नलिस्ट सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
और चलिए बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसकी जानकारी दी है। यूपी चुनाव में किसी दल से गठबंधन कांग्रेस नहीं करने वाली है। यूपी में सभी रूठे नेताओं को कांग्रेस पार्टी मनाती हुई अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगी। जनता की बात होगी घोषणा पत्र में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें और ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं निखिल का। हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। निखिल, कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, पहले एक फैसला लिया गया था कि अकेला चुनाव लड़ेगी और वो अभी भी उसी पर कायम है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा, कितना बड़ा फैसला हो सकता है, कितना बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है? निश्चित तौर पर आज की अगर हम बात करें तो प्रियंका रायबरेली में है और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जनपदों में दौरे कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने जो प्रियंका को लेकर बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका कांग्रेस का चेहरा हो सकती है, ये उनकी अपनी राय है और ऐसे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों से इस बात की मांग करते रहे, कांग्रेस के गांधी परिवार से इस बात की मांग करते रहे और प्रियंका गांधी भी लगातार इस पर जवाब ये ज़रूर देती रही कि जब समय आएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी रायबरेली स्थित अपने भुआ मऊ गेस्ट हाउस में तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की उनसे और कहा कि उत्तर प्रदेश का चेहरा प्रियंका गांधी बने, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ आखिर सलमान खुर्शीद ने कहा क्या है जिसको लेकर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है? सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर क्या बात रखी है, ये सुनिए। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफी है। निखिल, जैसा कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व होगा, जो नेतृत्व पहले भी था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के सामने कांग्रेस किसका चेहरा रखेगी? ये बात क्या अभी भी साफ नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रियंका गांधी को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो इस समय जब उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनके सामने कितना मजबूत चेहरा होगा। कांग्रेस ये बात बखूबी समझती है, बहुत पुराना राजनीतिक घराना है, उसे ये बात समझ में आ रही है कि अगर प्रियंका को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा तो जिस तरह के अभी समीकरण बन रहे हैं, अभी हालात ये है कि कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में है कि वो अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में उसका भविष्य दिख रहा है। तो ऐसे में ये निश्चित है कि सरकार कम से कम अभी कांग्रेस की बनती हुई नहीं दिख रही। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी का नाम का ऐलान किया जाता है तो ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा, प्रियंका गांधी के लिए नुकसानदायक होगा। जहां तक सलमान खुर्शीद के बयान का है, सलमान खुर्शीद ही नहीं, इससे पहले बहुत सारे नेता ये बात कह चुके हैं और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी इस बात की मांग करते रहे कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाया जाए। तो अभी इसमें संशय है, इसे जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस, जिसका कोई संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश में अभी तक, जो जिसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बचा, जो खुद अपने नारे को जिस तरह से कांग्रेस का महासचिव उत्तर प्रदेश का बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को, उस तरह से इतनी ताकत के साथ, इतने जोश के साथ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई नहीं दी हैं। ये भी आज की जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 दिवसीय दौरा है ये। ऐसे में ये ना हो कि ये फायदे की जगह नुकसान कर बैठे कांग्रेस अपना। निश्चित तौर पर ये बात प्रियंका गांधी को भी पता है, ये बात पूरी कांग्रेस को पता है कि 2022 में उसे कुछ खास हाथ नहीं लगना। पूरी लड़ाई इस बात की है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस का संगठन है, वो किसी तरह से बिखर न जाए। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद जो है दूसरी बार उत्तर प्रदेश के दौरे में आई है पिछले 2 महीने में। तो ये मुहिम इस बात की चला रही कांग्रेस। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर हैं और यूपी में प्रियंका गांधी ही नेतृत्व करेंगे, बात दोहराई गई इस तरह से। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल बना है और सवाल
अहम दिख रहा है। 22 के महासमर में बढ़ते आगे, यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सियासी होड़ शुरू हो गई है। बीएसपी, बीजेपी और एसपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चाणक्य विचार सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में सत्ता का सिंहासन पाने के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी है? आखिर सत्ता के लिए सभी दल ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यूपी में सत्ता के सिंहासन को हासिल करने के लिए रेस शुरू हो गई है। राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। सम्मेलन के जरिए लोगों को साधने की कोशिश हो रही है। बीएसपी, बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी 3 अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन की शुरुआत करेगी। 3 अक्टूबर को एडवोकेट हरिशंकर पांडे के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा जैसे बड़े शहरों में भी इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के जरिए पार्टी ब्राह्मण हितों के मुद्दे उठाएगी और ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। यूपी में सबसे पहले बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी और फिर एसपी और बाद में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिस तरह से तमाम सारे वादे करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, आज उनकी पार्टी ने राजनीतिक गिरावट की पराकाष्ठा कर दी है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति के समीकरणों के आधार पर वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। जैसे सपा बसपा ने अपनाई है, वो भी एक क्षेत्रीय दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब जातिवाद की राजनीति से परे हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल पर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के चाणक्य विचार सम्मेलन पर विपक्ष का कहना है कि चुनाव में सभी दलों को उनकी जमीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। चुनावी वेला है, सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग वर्ग में अपनी तरह से सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में चाणक्य सम्मेलन भी आप कर रही है। बाकी जनता जनार्दन 2022 में तय करेगी कि आखिर रिजल्ट किसके पाले में जाएगा। तो मुझे लगता है जो ब्राह्मण समाज को दिशा देता है वो ऐसे लोगों के प्रचार से, ऐसे लोगों के सम्मेलन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 में ब्राह्मण उनको जवाब देगा। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के चाणक्य विचार सम्मेलन से पार्टी को कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी के जो पक्के समर्थक हैं उनको भी ये बात गले नहीं उतरेगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक समुदाय विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना, इसका लाभ उन्हें मिलेगा तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो जातिवादी राजनीति से अलग हटकर आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे थे उनको निराशा जरूर होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी और इसके बाद बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने बीएसपी की नकल करते हुए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। यूपी में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए 14% ब्राह्मण आबादी का आशीर्वाद बेहद जरूरी है और इसी आशीर्वाद को पाने के लिए यूपी में अब सियासी होड़ लग गई है। टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा अपडेट के लिए राहुल डबास का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। राहुल डबास, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि दिल्ली के जो वोटर थे वो तो फ्री बिजली के नाम पर, फ्री पानी के नाम पर वोट देते थे, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई तो तमाम चीजें चेंज हो गई, रणनीति चेंज हो गई। जातिवादी राजनीति जो तमाम पार्टियां करती, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और गोवा से इतर है उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग चलती है जो बिना जातिवाद के साथ ही नहीं जा सकती है। ऐसे में 15% ब्राह्मण वोट बैंक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सपा बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, बीजेपी ने भी किया, तो सपा बसपा को कहीं नजर आता है कि अगर मुस्लिम प्लस यादव प्लस अगर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें या दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है।
इसी लिहाज से अब आम आदमी पार्टी भी 3 अक्टूबर से लखनऊ में चाणक्य सम्मेलन की शुरुआत कर रही है और उसके बाद जितने भी जो जिला मुख्यालय हैं, बड़े जिले हैं, मंडल हैं, वहाँ जाएंगे, चाहे वो मेरठ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो। और कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गणित, जिसे जातिगत गणित भी कहा जाता है, उसे साधने की कोशिश की जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये समझ गए हैं कि सिर्फ जो फ्री के वादे हैं, जो पानी और बिजली के वादे हो, जिस लिहाज से दिल्ली में सत्ता है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में फायदा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग को साधना होगा और उसी की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो जाएगी लखनऊ से। तमाम जानकारी के लिए, तमाम तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 22 का महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।